करेंगे, प्योर एनसीईआरटी करेंगे और ये एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है बीसीई, ये स्टैंड फॉर यानी कि बीसीई का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड फैक्ट्री साइट, यानी कि पुरातत्विक, ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल क्या थे, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा प्लेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स, यानी कि वे स्थान जहाँ पर पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे उसी को फैक्ट्री साइट या फिर उसे हिंदी में उद्योग स्थल बोला जाता था। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो यहाँ पे देख कर्क रेखा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से गुजरती है, तो विंध्याचल जो रेंज है जहाँ पे मध्य प्रदेश में है वहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछे भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है तो टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कौन कौन से राज्य है तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कौन कौन से हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। कितने राज्य हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं, यानी कि ये पश्चिम दिशा से आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पश्चिम से लेकर के पूरब तक में कितने हैं 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्या पूछा है, अगला पूछा है यहाँ पे प्रश्न है द एक्सकाइट्स पॉलिश्ड स्टोन बुल फाउंडेड रामपुरवा हाउस इन द राष्ट्रपति भवन, ये कह रहा है कि रामपुरवा में एक पॉलिश्ड पत्थर से बड़ा सांड मिला है जो कि वर्तमान अभी राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, ये किस शासन काल में से बनाया गया था, तो ये मौर्य शासन काल में बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी है और हिस्ट्री का, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं क्या केप्ट इन द राष्ट्रपति भवन रामपुरवा का, रामपुरवा में जो कि बिहार में था, एग्जाम्पल किसका, मौर्यन का है, अभी वर्तमान अब भारत के राष्ट्रपति भवन में से रखा गया है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि अमंग द फ्लोइंग रॉक्स डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार किस पत्थर से बने हुए हैं, तो स्लेट से, यानी कि स्लेट से बने हुए हैं। और दक्कन का पठार कहाँ पे है, तो दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यानी कि इस वाले क्षेत्र को कहते हैं दक्कन का पठार, इस याद रखिएगा यहाँ पे, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। अब किससे, स्लेट से बने हुए हैं। अगला यहाँ पे देखें ड्यू टू द ambitions of his brother Mirza Kamran, he weakened against the Afghan competitors which the ruler were are talking about, अपने भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण यह अफगान प्रतियोगिताओं के खिलाफ कमजोर पड़ गया। हम किस शासन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हुमायूं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हुमायूं डिवाइडेड द मुगल टेरिटरीज विद हिज द 3 ब्रदर्स अकॉर्डिंग द ऑफ हिज फादर ड्यू टू द ambition of his brother Mirza Kamran, he weakened against Afghan competitor। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हाई द एस्ट्रोनॉट हैव द वियर्स स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल विद द एयर द यू गो टू द मून, जब चंद्रमा पर हम जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, हवा से भरे विशेष सुरक्षा कवच स्पेस सूट पहन लेते हैं। कारण क्या होता है, कारण कि चंद्रमा पर हवा नहीं होने के कारण हमारे बॉडी से ब्लड, यानी कि हमारे बॉडी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकते हैं और इसलिए हमें क्या करते हैं, हवा से भरे सूट पहन करके हमें सलाह दी जाती है कि वहाँ पर जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष यात्रियों के चांद पर जाने से हवा
जाने पर हवा से भरे विशेष सुरक्षा स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं, क्योंकि चांद पर हवा नहीं होती है। यदि वो इन स्पेस सूट नहीं पहनते तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शरीर द्वारा लगाए गए काउंटर प्रवेश रक्त वाहिकाओं को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक साइट का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल देखिए कहाँ है, अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल अगर आप इस तरीके से मैप में देख सकते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया, इस तरह से यहाँ पे भारत हो गया। इस भारत इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, हुंगसी, हुंगसी यहाँ पे हुंगसी है और हुंगसी कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, और हुंगसी कर्नाटक में है और यहाँ पे है कुर्नूल, कुर्नूल, कुर्नूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे हुंगसी है, यहाँ कुर्नूल है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाली बात करें तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे भीमबेटका है, यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और यहाँ पे कर्नाटक में हुंगसी है और यहाँ पे कुर्नूल है। ये सभी के सभी पूरा पाषाण काल के हैं। लेकिन जो बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम कहाँ पे है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है। तो ये सारे सारे पूरा पाषाण काल के हैं, जबकि जो बुर्ज होम है वो पूरा पाषाण काल के नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए भीमबेटका कहाँ है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। हुंगसी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और कुर्नूल की गुफा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। जबकि जो बुर्ज होम है ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये सभी, ये भीमबेटका, हुंगसी, कुर्नूल, ये सभी के सभी पूरा पाषाण काल का स्थल है। जबकि जो बुर्ज होम है ये पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। ये सभी के सभी हैं एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। कह रहे कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। सही बात है, 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण हुआ, घास के मैदान बढ़ने लगे। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ आदि मवेशियों जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, बात तो सही है कि देखिए खाने पीने का अगर चीज़ें बढ़ेगी तो वहाँ पर गाय भैंस बकरी ये सभी बढ़ेंगे। करेक्ट, ए एंड बी आर ट्रू, बी इज द रीजन फॉर ए, बी का ए रीजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। करेक्ट, ए एंड बी आर ट्रू बट ई बी इज नॉट रीजन ऑफ ए। बिल्कुल, यहाँ पे ए और बी सही है लेकिन बी का कारण ए नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा है, कह रहा है कि थर्ड, ठीक है, थिनेस्ट लेयर, पृथ्वी के थिनेस्ट लेयर कौन सी है, पतली परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा भूपर पट्टी। पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत होता है उसे कहते हैं भूपर पट्टी, और ये भूपर पट्टी करीब करीब 1% पाया जाता है। जबकि मेंटल होता है बीच वाले में और ये करीब 84 से 85% पाया जाता है, और बाकी 15% जो है, 14 से 15% जो है वो इनर कोर पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह से धरती को यानी कि अर्थ को, अगर आप ये अर्थ को इस तरह से अगर काटेंगे तो सबसे अंदर वाला भाग ये इनर कोर हुआ और ये पिघली हुई अवस्था में ये पाई जाती है। सबसे ऊपर वाला को कहते हैं क्रस्ट, जबकि ये 1% पाया जाता है, और ये जो बीच वाला परत है इसको कहते हैं मेंटल, जो कि 84 से 85% पाया जाता है, और ये दोनों आउटर कोर और इनर कोर दोनों मिला के कितना है, 15% है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पूछा है कि रामपुरवा सांड जो मौर्य स्तंभ का हिस्सा था आज कहाँ देखा जा सकता है, तो ये हमने शुरू में ही अभी हमने देखा, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं, ये राष्ट्रपति भवन में से रखा गया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। शेप ऑफ द अर्थ डिस्क्राइब, ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो धरती है उसका अर्थ किस तरीके से है, तो ये जोएड है। ठीक है, जीओएड है, जो कि भू अवाप आकृति के हैं, ये अंडाकार भी नहीं है। कई बार पहला ऑप्शन में अंडाकार दे दिया जाता है और कैंडिडेट क्या करते हैं, अंडाकार लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पृथ्वी है थोड़ा यहाँ पे ध्रुव पर, ये वाले क्षेत्र में क्या है, ठीक है, इक्वेटर पे थोड़ा चिपटा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं जियोएड के आकार के हैं, यानी कि जियोएड यानी कि भू अवाप के आकार के हैं। अगला प्रश्न है अश्वघोष इज ए पोएट कोट ऑफ, जो
अश्वघोष हैं वो किसके दरबार में कवि थे? तो ये कनिष्क के दरबार में अश्वघोष क्या थे? कनिष्क के दरबार में अश्वघोष दरबारी कवि हुआ करता था। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने यहाँ पे शक संवत एक कैलेंडर चलाया था। कब चलाया था? तो 78 BC में चलाया था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द कनिष्क दरबार में अश्वघोष नामक एक कवि हुआ करते थे और इन्होंने ही लिखा है बुद्ध चरित्रम नामक बुद्ध की जीवनी की रचना की है। तो बुद्ध चरित्रम किसने किया है? अश्वघोष ने। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अश्वघोष में क्या लिखा हुआ है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। अब बुद्ध चरित्र में क्या लिखा है? तो बुद्ध भगवान की जीवनी के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थ? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थ? तो सबसे ज़्यादा अर्थ के वॉल्यूम में क्या है? तो मेंटल में है। करीब करीब कितने हैं? तो करीब करीब 84 से 85% है जो कि मेंटल में है। भूपर्पट्टी की बात करें तो यहाँ पे 1% है, जबकि आंतरिक कोनर की बात करें तो ये 14 से 15% क्या है? आंतरिक या इनर और आउटर प्लेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि भूपर्पट्टी सभी परतों में सबसे पतली परत है। पृथ्वी के आयतन का करीब करीब 1% कम है। और अगर मेंटल की बात करें तो यहाँ पे पृथ्वी के आयतन का करीब करीब 84% है। और कोर या पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% है। और आप याद रखिएगा, अगर हम ऊपरी वाला भाग को कहते हैं तो ऊपरी वाला भाग को कहते हैं सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ है। और बीच वाला भाग को कहते हैं तो इसको कहते हैं सीमा। सीमा बोले तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के बना हुआ है। और सबसे अंदर नाइफ यानी कि निकेल और फेरक्स से बना हुआ है। ये 3 कोर है, पहला वाला सिलिकॉन एल्युमिनियम, और बीच वाला सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीचे वाला निकेल और फेरस। पेपर में ये पूछा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, हु डिस्फर्ड, ठीक है, डेसिफर्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्शन ऑफ द अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, कई बार यहाँ पे ये वाला प्रश्न पूछा है कि अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। कब? 1837 ईस्वी में। देखिए कहाँ कहाँ, IAS 1993 में, MPPCS पूछा है, PPSC ने पूछा है, UPPCS ने पूछा है, छत्तीसगढ़ PCS ने पूछा है, IAS ने फिर पूछा है, फिर UPPCS ने पूछा है। तो ब्राह्मणी लिपि के सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने। यहाँ पे देखिए कर रहा है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले किसने डिकोड किया था? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं क्या पूछा है कि हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन कनिष्क? कनिष्क के दरबार में कौन चिकित्सक हुआ करते थे? बीपीएससी ने इस प्रश्न को कई बार पूछा है, तो आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा चरीक। और चरीक और चरक, ठीक है, चरक, और चरक ने ही चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखा है। और चरक ने ही बताया था कि टोटल लगभग 2000 साल पहले चरक ने बताया क्या कि चरक संहिता इन्होंने पुस्तक लिखा और उसी में बताया उन्होंने कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 360 हड्डी होती है। कब बताए थे? 2000 साल पहले। क्यों? क्योंकि इन्होंने चरक ने दांतों को, जोड़ों को उपस्थिति की गिनती करके पहुंच गए थे, लेकिन वास्तविक में हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 206 होती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, इमाम गांव, ठीक है, इमाम गांव घोंड नदी पर एक स्थल है जो नदी की एक सहायक नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा भीमा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पे देख सकते हैं इमाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में इमाम गांव है। महाराष्ट्र कहाँ? यहीं पे है। और यहीं पे एक नदी बहती है, यानी कि ये वाली भीमा नदी बहती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर रहा है कि इट इज साइड द रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा की ट्रिब्यूटरी है। ये ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 से लेकर के 2700 ईयर्स एगो है। हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो कि ये इसकी कहाँ है? टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। समटाइम्स, ठीक है, बुरियल्स वर विद इन द हाउसेज। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं बरियल है। विच ऑफ द फ्लोविंग्स द प्रोवाइड इट डिटेल अकाउंट ऑफ द 3 स्टेज ऑफ द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द समुद्रगुप्त? यानी कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के तीनों चरणों में विस्तृत जानकारी कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद के लेखों में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला यहाँ देखते हैं। अगला करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दीवान ए कोही डिपार्टमेंट वाज द मिंट ऑफ लुक विच ऑफ द टाइप वर्क ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि विभाग। दीवान ए कोही जो थे ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये कृषि का क्षेत्र हुआ करता था। अगला कह रहा है कि फतवा ए जहांदारी यानी कि फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये नियाजुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी ये। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच वाज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पूछा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था। तो देखिए यहाँ करने से पहले आपको बता दें, कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कालक्रम बताइए, सबसे पहले किसका शासक हुआ रहता था। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। कैसे? गुलाब, ठीक है, गुलाब, गुलाब खिले, ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लूं, क्या? सुगंध लूं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या? गुलाब खिले तो सुगंध लूं। तो ये है दिल्ली सल्तनत के काल। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उससे तुगलक वंश, ठीक है, गुलाम खिले तो सुगंध लूं, ठीक है, लूं। उसके बाद यहाँ पे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये यहाँ पे 4 वंश हुआ करते थे। सबसे पहले आया गुलाम वंश, लास्ट में आया यहाँ पे लोधी वंश। 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, यानी कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासक हुआ करते थे। सबसे पहले गुलाब से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, ल से लोधी वंश, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ट्रिक भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे लंबा जो शासनकाल रहा, लॉन्गेस्ट, वो तुगलक वंश का रहा था और सबसे जो कम शॉर्टेस्ट टाइम रहा था वो खिलजी का रहा था। तुगलक का करीब करीब 94 साल रहा था और खिलजी वंश का करीब करीब 30 वर्ष रहा था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तो जो स्लेव डायनेस्टी है ये करीब 84 साल रहा, खिलजी का 30 साल, तुगलक का 94, सैयद का 36 और लोधी वंश का 75 साल रहा था। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, याद रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि 1945 में स्थापना समय संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे? तो उस समय जब 1945 में 24 अक्टूबर कब किया था? तो 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया था और उस समय कुल देशों की संख्या कितनी थी? 193, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ इंडिया दैट साइंड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चार्टर 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रतिनिधि मंडल में नेता कौन था? तो ये ए रामास्वामी मुदलियार था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। असहयोग आंदोलन 1920-1922 के प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा डैश में पारित किया गया था, तो ये नागपुर में पारित करा गया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको पिछला सेशन में इसके बारे में डिटेल बताया हूँ। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो कि ये सभी के सभी एनसीईआरटी के बेस्ड हैं और हर किस एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है और सभी बुक के ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।